हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप सामाजिक विषय पढ़ रहे हैं कक्षा 7 में, और आपका जो चैप्टर है वह है पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक में अभी तक आपने पढ़ा है पर्यावरण है क्या, पर्यावरण के घटक और परिमंडल, सेल क्या है, सेलों का वर्गीकरण, और इस तरह से इसमें आप पढ़ेंगे खनिज पदार्थ। आज का जो पॉइंट है आपका बच्चों वो है खनिज पदार्थ। आज आपका ये पॉइंट है बच्चों। खनिज है क्या, आप ये सोच रहे होंगे खनिज है क्या। तो खनिज एक प्राकृतिक संसाधन है। खनिज जो है एक प्राकृतिक संसाधन है और जो चट्टानों से प्राप्त होते हैं। चट्टानों के द्वारा ही ये खनिज जो हैं हमें प्राप्त होते हैं। और खनिज की परिभाषा जो है पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले एक पदार्थ, पृथ्वी की भूप्रपटी पर पाए जाने वाले पदार्थ तथा निश्चित रासायनिक वियोजन वाले पदार्थ के रूप में दी जाती है। किसकी? खनिज की परिभाषा। खनिज की जो परिभाषा है बच्चों, वह भूप्रपटी पर पाए जाने वाले पदार्थ और निश्चित रासायनिक वियोजन के रूप में दी जाती है। वियोजन के रूप में दी जाती है। और ये जो खनिज हैं बच्चों, ये अत्यधिक आर्थिक क्षेत्र में इनका बहुत महत्व है। खनिज का महत्व जो है बच्चों, वह आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। और ये मानव की प्रगति में विशेष योगदान देते हैं। इनका मानव के प्रगति में काफ़ी योगदान है। खनिज से ही मानवीय विकास संभव हुआ है और खनिज के प्रयोग से ही आर्थिक विकास संभव होता है। खनिज के प्रयोग से ही हमारा आर्थिक विकास जो है वह संभव है। और बच्चों, आज के औद्योगिक युग में खनिजों का बहुत तरीक़ों से प्रयोग, खनिजों का बहुत तरीक़ों से प्रयोग होना खनिजों के लिए खनिजों से होने वाले आर्थिक महत्व को दर्शाता है। खनिजों से ही होने वाले जो आर्थिक महत्व हैं इसको दर्शाता है। इनका प्रयोग जो है वही। और खनिज जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आज आप पढ़ेंगे खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिज 2 प्रकार के हैं बच्चों। खनिज 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक। बच्चों, पहला धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। और खनिज कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के हुए। ठीक। अब आप इसमें देखिए, धात्विक में ये ऐसे खनिज हैं जो धात्विक के रूप में होते हैं। ये बच्चों, ये ऐसे खनिज हैं जो धात्विक के रूप में होते हैं और ये प्रायः आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय और जो शैलें आपने पढ़ी थी इसके पहले, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से ये पाए जाते हैं। इनमें सोना, चांदी, लोहा,
आदि प्रमुख धातुएं हैं। सोना, चांदी, लोहा आदि धात्विक खनिज है। इनको आप फैला करके, दबा करके इनको इस धातु को आप फैला सकते हैं। इनको खींच करके आप तार बना सकते हैं और इनको फैला करके आप चादर तक बना सकते हैं। लोहा जो है औजार और हथियार बनाने में महत्वपूर्ण कार्य करता है लोहा। इन्हीं से औजार बनाए जाते हैं और हथियार बनाए जाते हैं। इसमें लोहे का महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी तरह से जस्ता और सीसा, तांबा अन्य भी धातुएं प्रयोग में लाई जाती हैं। सोना जो है वह बहुमूल्य धातु है। इससे आप आभूषण बनते हैं। सोने के आभूषण जो हैं वह सोना जैसी धातु से ही बनते हैं। अब इसके बाद बच्चों दूसरा अधात्विक खनिज। ये जो धातु है बच्चों अधात्विक, ये अवसादी शैलों से जुड़े हुए खनिज हैं। ये जो धातु अधात्विक खनिज है ये अवसादी शैलों से जुड़े हुए खनिज हैं। इसमें मिट्टी, गंधक, कोयला, पेट्रोलियम, नमक आदि है। मिट्टी, गंधक, कोयला, पेट्रोलियम और नमक आदि है। ये अधात्विक खनिजें हैं और ये किससे प्राप्त होती हैं? अवसादी शैलों से प्राप्त होती हैं। अवसादी चट्टानों से ये प्राप्त होती हैं। इन्हें दबाकर ना तो आप तार बना सकते हैं और ना ही इन्हें चादर की तरह फैला सकते हैं। पिघला के फैला भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये कठोर है। ये जो है ये कठोर है। कोयला और पेट्रोलियम जो है ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। अधात्विक खनिज में बच्चों कोयला और पेट्रोलियम ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। अब इसके बाद आप अपना अगला पॉइंट पढ़ेंगे, अगला और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, धरातलीय परिवर्तन। धरातलीय परिवर्तन यानी कि धरातल में होने वाले परिवर्तन। धरातल में होने वाले परिवर्तन बच्चों, परिवर्तन जो है वह प्रकृति का नियम है। परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है और इसी परिवर्तन के स्वरूप हमारी पृथ्वी का स्वरूप जो बदला है वह है। हमारी पृथ्वी का स्वरूप भी पल पल बदलता रहता है और इसी बदले हुए स्वरूप ये मतलब यही धरातलीय परिवर्तन के कारण ही धरातल पर हमें कहीं पे पर्वत, कहीं पे पठार, कहीं मैदानी भाग, तो कहीं घाटियाँ, कहीं सागर, कहीं नदियाँ, कहीं मरुस्थल देखने को मिलते हैं इसी परिवर्तन के कारण। और ये संभव हुआ है इसी धरातलीय परिवर्तन से, धरातल के परिवर्तन से। धरातल पर बच्चों कल कल बहती नदियाँ, धरातल पर कल कल बहती नदियाँ और झरझर करते झरने इस परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। धरातलीय परिवर्तन के कारण ही ये उत्पन्न हुए हैं। कहीं पे नदियाँ बह रही हैं मैदानी इलाके में, तो कहीं पहाड़ों से झरने गिर रहे हैं, कहीं पे घाटियाँ बनी हैं, कहीं पे मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये हमें धरातलीय परिवर्तन के कारण ही देखने को मिलते हैं और ये इसी परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। स्थल के परिवर्तन में जब भी हलचल होती है, स्थल मंडल के परिवर्तन में जब भी स्थल मंडल के परिवर्तन में जब भी हलचल होती है, धरातलीय स्वरूप जो होता है बच्चों वह बदल जाता है। धरातलीय स्वरूप जो होता है वह बदल जाता है। इन्हीं हलचलों के कारण धरातलीय परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं
और इन्हीं परिवर्तन पर पृथ्वी पर पठार मरुस्थल और सागर बनते रहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो बल सक्रिय होते हैं वे आंतरिक शक्तियों के कारण भूपटल पर, पृथ्वी के आंतरिक भागों में बच्चों बल सक्रिय है, आंतरिक शक्तियाँ हैं, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ हैं, पृथ्वी के आंतरिक बल हैं इसके भीतरी भागों में, और ये इन्हीं के कारण ही भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है। जो पृथ्वी के अंदर, धरातल के अंदर आंतरिक शक्तियाँ स्थित हैं, तो इन्हीं के कारण बच्चों हमारी भूपटल पे एक आंतरिक मतलब विस्फोट होता है। और ये जो विस्फोट हैं वो भूचाल यानी भूकंप और ज्वालामुखी जैसी क्रियाओं को जन्म देते हैं। इन्हीं का जो विस्फोट है, किसका? पृथ्वी की भीतरी शक्ति का, पृथ्वी की भीतरी शक्ति का जो विस्फोट है वो भूकंप और ज्वालामुखी जैसी क्रियाओं को जन्म देता है। ज्वालामुखी जैसी क्रियाओं को जन्म देता है और भूकंप की उत्पत्ति और ज्वालामुखी का जो उद्गार है वह धरातल पर विनाश का तांडव करता है। धरातल पर विनाश का तांडव करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भूकंप है क्या, तो आपका एक कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं। बच्चों, भूकंप जो है किसे कहते हैं, तो आप ये जान लीजिए पृथ्वी के किसी एक भाग का अचानक कांप उठना, हिल जाना भूकंप कहलाता है। पृथ्वी के किसी एक भाग का अचानक कांप उठना, हिल जाना ही भूकंप कहलाता है। अब भूकंप आने के कारण भूकंप आने का जो कारण है वह है पृथ्वी के अंदर आंतरिक भागों में शैलों के पिघल जाने के कारण, पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो शैलें स्थित हैं उनके पिघल जाने के कारण जो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है वही भूकंप का कारण बनता है, भूकंप की उत्पत्ति का कारण बनता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो चट्टानें हैं, शैलें हैं, उनके पिघले जाने के कारण भूकंप की स्थिति जो है पैदा होती है। और भूकंप की जो उत्पत्ति है वह पृथ्वी के निर्बल क्षेत्रों में होती है। पृथ्वी के निर्बल क्षेत्र, महासागर और महाद्वीपीय दो भागों के मिलन क्षेत्र जो होते हैं वो निर्बल क्षेत्र कहलाते हैं। और इन्हीं दो भागों के मिलन क्षेत्र और निर्बल क्षेत्र के कारण ही भूकंप में पृथ्वी में भूकंप आता है। आंतरिक शक्तियों के द्वारा ही भूकंप की स्थिति पैदा होती है। अब इसके बाद आप देखिए ज्वालामुखी क्या है। भूकंप आप जान चुके हैं, आप जानिए ज्वालामुखी क्या है। तो भूगर्भ का छिद्र, वह छिद्र जिसमें पिघला हुआ मैग्मा, धरातल शैलों का पिघला हुआ लावा बाहर आता है। भूगर्भ का वह क्षेत्र जिससे पिघली हुई शैलें लावा के रूप में बाहर निकलती हैं। पिघली हुई जो शैलें हैं वह मैग्मा या लावा जिसे कहते हैं उसके रूप में बाहर निकलती हैं, और ये वही ज्वालामुखी कहलाता है। वही जो है ज्वालामुखी कहलाता है। और ज्वालामुखी भूगर्भ का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है। ज्वालामुखी जो है बच्चों वह भूगर्भ का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है। और ज्वालामुखी का मुख सीप की तरह है। ज्वालामुखी का जो मुख है वह सीप की तरह है, जिसे क्रेटर कहा जाता है, जिसे क्रेटर कहा जाता है। जापान का फ्यूजियामा और इटली का विसुवियस प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, विश्व प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। भूकंप और ज्वालामुखी दोनों ही ये विनाशकारी, दोनों ही ये प्राकृतिक विनाशकारी शक्तियाँ हैं।
भूकंप और ज्वालामुखी, और इनके कारण ही धरातल पर धन जन की हानि होती है, धन और जन की हानि होती है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। और आज बच्चों आपका ये पहला चैप्टर जो है जियोग्राफी का, भूगोल का और इकाई 2 का वह समाप्त हो गया है। अब जल्द ही इसका आपको रिटर्न वर्क अपलोड कर दिया जाएगा, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर कहीं आपको कोई पॉइंट अभी तक कम समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, हम आपको अगले वीडियो में आपकी वो कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे और उस पॉइंट को आपको अच्छी तरह से फिर से समझा देंगे। फ़िलहाल अगर आप अपने सामने किताब रखेंगे, किताब के माध्यम से इस वीडियो को समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।